हेलो फ्रेंड्स, मैं कल्पना स्वागत करती हूँ आप सभी का नेरी स्टडी में। आप सभी से मेरा सबसे पहले निवेदन है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करते रहें। आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, ये आप समझिए कि अब ये लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद एक वीडियो और आएगा हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड। उसमें मैं जो भी चीज़ें जहाँ से मिली हैं वो सारा कुछ कवर कराऊंगी और आज मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ से हड़प्पा सभ्यता हमारे सामने आई, वो कौन कौन से लोग थे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में एक अहम भूमिका निभाई। तो वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता, प्राचीन भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए और जब भी आप मेरा वीडियो देखते हैं तो एक कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करिए। जितने भी इम्पोर्टेंट जो भी तथ्य आपको लगते हैं वो उन्हें लिखते रहा करिए, क्योंकि लिखने से क्या होता है, चीज़ें याद रहती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। जो सबसे सटीक इसका समय काल माना गया है वो माना गया है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व का, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि फिर उसके बाद आर्य भारत में प्रवेश कर गए थे और आर्यों के बाद फिर वैदिक काल प्रारंभ हुआ था, जो मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। तो इसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी सभ्यता थी कि ऐसा पहले हम पढ़ेंगे कि कहाँ से ऐसी खोजों का प्रारंभ हुआ, कैसे हड़प्पा सभ्यता हमारे समक्ष प्रकट हुई। तो भारत में प्राग ऐतिहासिक खोज का इतिहास क्या था, कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो कहते हैं कि 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रुशफुट, ये इन्होंने पल्लावरम तमिलनाडु में इन्होंने खोज करना, मतलब आप कह सकते हैं एक प्रारंभ किया था। फिर इसके बाद क्या हुआ कि ये जो रॉबर्ट ब्रुशफुट थे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में ये यहाँ पर वैज्ञानिक थे, ठीक है, भूगर्भ वैज्ञानिक व पुरातत्वविद थे। भारत में प्राग ऐतिहासिक खोजों का अगर जनक माना जाता है तो इन्हीं को माना जाता है, इन्हीं ने प्रारंभ की थी। रॉबर्ट ब्रुशफुट इनका नाम था, तो इन्हें भारत में प्राग ऐतिहासिक खोजों का जनक कहा जाता है। आगे हम बात करें तो भारत में पुरातत्व विभाग के जनक किसे कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि भारत में पुरातत्व विभाग के जनक कौन है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम, 1861 की ये बात है जब इन्होंने पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी, परंतु ये भारत में पहले से कार्यरत थे। इस विषय में ये कह सकते हैं कि इनकी खोज जो थी काफ़ी पहले समय से चल रही थी। ये देख रहे थे, लगातार चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे। फिर 1861 में उन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की, इसीलिए इन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। अब आगे अगर हम बात करते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो विभाग है, बाद में इसका नाम बदलकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कर दिया गया और इसका ये अगर हम बात करें तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ये अपना कार्य करता है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कार्य करता है, क्योंकि इसका कार्य ही है कि जो भारतीय संस्कृति है उसकी खोज करना। इस मंत्रालय को 159 वर्ष हो गए हैं। वर्तमान की अगर हम बात करें तो 159 ईयर्स हो गए हैं इस जो विभाग को हो गए हैं, और 2011 में इसने अपने 150 वर्ष पूरे किए थे। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इस जो विभाग ने, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपने 150 वर्ष कब पूरे किए थे, तो 2011 में किए थे और अभी इसके कितने साल हो चुके हैं, 159 ईयर्स इसके हो चुके हैं। आगे अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो इस सभ्यता के खोज में जो पहला स्थल प्राप्त हुआ था वो था हड़प्पा। पहला हड़प्पा नामक स्थल खोजा गया था और इसकी खोज की थी दयाराम साहनी जी ने। हम हड़प्पा को विस्तार पूर्वक आगे पढ़ेंगे, अभी हम सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो देखा जाए, इस स्थान की खोज की थी दयाराम साहनी जी ने 1921 में, और कह सकते हैं कि इसकी खोज करने का जो आदेश दिया गया था वो दिया गया था जॉन मार्शल के द्वारा। जॉन मार्शल ने आदेश दिया था, तो उन्हीं के आदेश पे दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा नामक स्थल की खोज की थी। इस सभ्यता के अधिकतम साक्ष्य सिंधु नदी के आसपास से मिले हैं।
इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी नाम दिया गया है। और मैं आपको आगे ही बताऊंगी कि ये जो नाम है सिंधु घाटी सभ्यता हुआ या सिंधु सभ्यता हुआ, ये नाम किसने दिए, क्योंकि ऐसे ही अचानक से तो किसी सभ्यता का कोई नाम पड़ नहीं जाता है। एक कोई व्यक्ति होता है, वो अचानक से एक नाम निकालता है कि हाँ ये नाम हमें इस सभ्यता को देना चाहिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, ये नाम कैसे पड़े, आगे चलकर हम इस बारे में भी बात करेंगे। तो अगर हम बात करें, अब तक इस सभ्यता की 1400 से अधिक बस्तियां खोजी जा चुकी हैं। तो अब इनकी संख्या काफ़ी अधिक हो चुकी है, 1400 से अधिक बस्तियां खोजी जा चुकी हैं। अब हम देखते हैं इनका भौगोलिक विस्तार कैसा था। भौगोलिक विस्तार की अगर हम बात करें तो पहले तो हम देखते हैं उत्तर से लेकर के दक्षिण तक और पश्चिम से पूर्व तक वो कौन कौन से स्थान थे जहां ये सभ्यता फैली हुई थी, क्योंकि साक्ष्यों के आधार पर भी हमने ये डिसाइड किया, हमने ये निश्चित किया कि ये सभ्यता उत्तर में यहाँ से लेकर के दक्षिण में यहाँ तक फैली हुई थी। तो अगर हम उत्तर में बात करें तो उत्तर में ये मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है, मांडा नामक स्थान या मांडू भी इसे कहा जाता है। तो उत्तर में ये मांडू जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक, दैमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ तक इसके साक्ष्य मिले हैं। और अगर हम पश्चिम की बात करें तो गुजरात और पाकिस्तान का क्षेत्र है बलूचिस्तान, सुतकांगेडोर ये जगह का नाम है। पश्चिम में यहाँ से लेकर के पूर्व में आलमगीर मेरठ तक ये फैली हुई थी। इसके बाद आप कह सकते हैं कि गंगा नदी का जो क्षेत्र था उसको इसने पार करके उत्तर भारत में प्रवेश नहीं किया था, क्योंकि वहाँ से इसके कोई साक्ष्य हमें नहीं प्राप्त हुए हैं। तो आलमगीर मेरठ पूर्व में इसका क्षेत्र था, पश्चिम में कौन सा था, बलूचिस्तान, सुतकांगेडोर, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक। अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई में ये 1600 किलोमीटर तक और चौड़ाई में 1400 किलोमीटर तक फैली हुई थी। ये सिंधु घाटी सभ्यता लंबाई 1600 किलोमीटर और चौड़ाई कितनी, 1400 किलोमीटर। और ये जितने भी तथ्य मैं निकाल करके लाई हूँ, एक एक तथ्य, ये सारे के सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगर आप किसी मेंस के भी एग्जाम्स में बैठते हैं या कोई डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं तथ्य वाइज या कथन वाले, तब भी आप उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि मैं आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करा दूंगी, कोई डाउट रही ही नहीं जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं कि इस सभ्यता का भौगोलिक विस्तार अन्य सभ्यताओं से 20 गुना अधिक था, क्योंकि इसके साथ साथ और भी बहुत सारी सभ्यताएं थी, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता। तो ये सारी सभ्यताओं की अगर हम क्षेत्रफल की बात करें या इनके भौगोलिक विस्तार की बात करें तो वो उतने ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र में नहीं फैली हुई थी जितनी सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। उन सभ्यताओं की तुलना में ये 20 गुना अधिक भौगोलिक विस्तार में, मतलब इसका भौगोलिक विस्तार 20 गुना अधिक था। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो जो ये आंकड़ा मैंने यहाँ पर आपको दिया है ये NCERT का आंकड़ा है और सबसे सटीक आंकड़ा माना जाता है। कहीं भी हो सकता है, कहीं आपको 13 लाख मिल जाए या कहीं पर आपको 12,99,000 इस तरीके से भी मिल सकता है, लेकिन ये NCERT का आंकड़ा है और सबसे सटीक यही माना जाता है। तो अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, जो पहले ज्ञात हुआ था वो था लगभग 12,50,000 वर्ग किलोमीटर, परंतु फिर धीरे धीरे खोज और ज़्यादा होती गई और अभी भी निरंतर खोज चलती ही रहती है। तो फिर अभी वर्तमान की अगर हम बात करें तो अब ये सभ्यता 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली मानी जाती है, क्योंकि इसके साक्ष्य यहाँ तक इतनी दूर तक मिले हैं। तो 20 लाख वर्ग किलोमीटर अब इसका क्षेत्रफल माना जाता है। आगे अगर हम बात करें तो 40 बस्तियां जो थी इसकी लगभग सिंधु के किनारे बसी हुई पाई गई। 40 बस्तियां सिंधु नदी के किनारे, 1100 बस्तियां इसकी विलुप्त हो चुकी सरस्वती के किनारे। अब सरस्वती नदी का क्षेत्र जो माना जाता है, कहा जाता है दिल्ली, राजस्थान, इस तरीके यहाँ पर ये बहने वाली नदी थी, परंतु वर्तमान में ये विलुप्त हो चुकी है। कहते तो हैं संगम इलाहाबाद में 3 नदियों का संगम है, 3 नदियों का संगम है, लेकिन धाराएं सिर्फ 2 ही दिखाई देती हैं, गंगा और यमुना। सरस्वती अब विलुप्त हो चुकी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अब ये पृथ्वी के नीचे बहने लगी हैं। अब कितनी सत्यता है ये नहीं कह सकते, लेकिन 1100 बस्तियां जो पाई गई वो विलुप्त हो चुकी सरस्वती के किनारे, कहा जाता है
फली और फूली। उसके बाद 250 बस्तियां, लगभग 250 बस्तियां गुजरात और महाराष्ट्र से भी मिली थी। गुजरात और महाराष्ट्र से भी 250 के आसपास बस्तियां मिली थी। अगर हम इस सभ्यता के मतलब आप कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप कैसा था, कैसे बसाव था इसका, तो त्रिभुजाकार माना जाता है। त्रिभुजाकार इसका स्वरूप माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का, और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं तो देखते हैं कि पहली व्यवस्थित सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की। व्यवस्थित क्यों कहते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। अगर हम उसके बाद बात करें, उसके बाद आती है वैदिक कालीन सभ्यता, जो कि ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी? ग्रामीण सभ्यता। और फिर उसके बाद धीरे धीरे मानव फिर कहाँ पहुँच गया, अब हम वर्तमान में कहाँ हैं, नगरीय सभ्यता में जी रहे हैं। तो वो कह सकते हैं कि पहले नगरीय में जिए, फिर उसके बाद फिर ग्रामीण पे आ गए, और फिर अभी वर्तमान में नगरीय में जी रहे हैं। तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में एक बार फिर हमें ग्रामीण जीवन व्यतीत करना पड़े। तो ये सारे तथ्य भविष्य के हैं, लेकिन जो भी चीज़ें हुई हैं अभी तक, वो तथ्य ये कहते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। आगे हम बात करते हैं आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इसकी अगर हम बात करें तो इसी में हम हड़प्पा सभ्यता को रखते हैं। क्यों? उसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि जब मैंने आपको आदि ऐतिहासिक काल के बारे में बताया था, तो वहाँ मैंने बताया था कि इसमें पुरातात्विक खुदाई हुई। पुरातात्विक इसकी खुदाई हुई, लेख मिले, अभिलेख मिले और साहित्यिक ग्रंथ भी मिले, परंतु क्या हुआ कि जो लिपि मिली उसको पढ़ा नहीं जा सका। जो भी लिपि मिली, जो भी मोहरों पर लिपि थी, ईंटों पर लिपि थी, या हम कह सकते हैं जो मृदभांड मिले उन पर जो लिपि थी, उस लिपि को आज तक कोई भी व्यक्ति पढ़ नहीं पाया है। अब इसका ऐसा तो था नहीं कि किसी व्यक्ति ने पढ़ने का प्रयास नहीं किया होगा, प्रयास किया था। अगर हम विदेश में बात करें तो सबसे पहले जिस व्यक्ति ने प्रयास किया था इस लिपि को पढ़ने का, तो उनका नाम था वेडन। वेडन महोदय ने सबसे पहले प्रयास किया था, और ये एक असफल प्रयास था, ये इसे पढ़ने में सफल नहीं हो पाए। और अगर हम भारत की दृष्टिकोण से देखें कि भारत में सबसे पहले किसने इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किया, तो उनका नाम था नटवर झा। माना कि आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी होगी, कई सारी बुक्स से पढ़ी होगी, या बहुत सारे लोगों ने आपको पढ़ाई होगी, लेकिन कुछ तो आपको मेरी वीडियो में अलग मिलेगा ही मिलेगा। और वो जो अलग तथ्य हैं उनको मैंने ऐड किया है, और इस वजह से ऐड किया है क्योंकि वो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो नटवर झा पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ने का प्रयास किया था, और सबसे पहला प्रयास किया गया था वेडन महोदय के द्वारा। आगे हम बात करते हैं कि इसकी लिपि को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं। तो इसकी लिपि को भाव चित्रात्मक कहा जाता है। भाव चित्रात्मक, कुछ ऐसे चित्र ही बने हुए हैं, अब उनको पढ़ना मुश्किल है कि वो उन चित्रों के माध्यम से क्या कहना चाहते थे। तो इस लिपि को भाव चित्रात्मक कहा गया। 400 से 500 संकेत इस विधि में इसमें लिपि में पाए गए, 400 से लेकर के 500 संकेत। और अगर हम बात करें ये लिपि का जो लेखन शैली थी कैसी थी, इस तरीके से ये शैली थी, इस तरीके से ये शैली थी। तो आप इसे देखकर क्या कह सकते हैं, ऐसा चलने वाला कौन सा होता है? इसको सर्पिलाकार लिपि भी कहा गया है, क्योंकि आप देख रहे होंगे सांप के जैसी, बिल्कुल सांप इसी तरीके से तो चलता है, ऐसे जब वो रेंग कर जमीन पर जाता है। तो इसको सर्पिलाकार लिपि भी कहा गया, और गौमूत्र लिपि भी इसको नाम दिया गया। तो इसकी लिपि को भाव चित्रात्मक कहा गया, सर्पिलाकार कहा गया, गौमूत्र लिपि कहा गया। और अगर हम बात करें इसी की लिपि को ब्रूस्टो-फ्रेडन शैली भी कहा गया। तो इसकी लिपि को क्या क्या कहा गया? सर्पिलाकार कहा गया, इसकी लिपि को गौमूत्री लिपि कहा गया, ब्रूस्टो-फ्रेडन, ब्रूस्टो-फ्रेडस और ब्रूस्टो-फेडम। इन तीनों में से कोई भी अगर आपसे पूछा जाए कि किस सभ्यता की लिपि को कहा जाता है, तो क्या उत्तर होगा? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को ब्रूस्टो-फ्रेडन शैली भी कहा जाता है। आगे अगर हम बात करें तो मछली और यू आकार, मछली और यू आकार के जो संकेत बने हुए हैं इस लिपि में वो सबसे ज़्यादा हैं। और ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा मिलने वाले संकेत किसके थे, तो वो मछली और यू आकार के थे। इसके अलावा हमें संकेत मिले कहाँ से, तो हमें संकेत ईंटों पर से मिले, मनकों पर से मिले, मृद भांडों से मिले, और इनकी मोहरों से, जो सेल खड़े की बनी हुई इनकी मोहरें थीं, उनसे भी हमें इस लिपि के संकेत मिले हैं। आगे अगर हम बात करें तो लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली इनकी लिपि थी।
दाईं से ये स्टार्ट होकर के, मतलब इस तरफ से ये स्टार्ट होकर के ऐसे लिखी जाती थी। फिर कहते हैं कि पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर, मतलब पहली जो पंक्ति होती थी ऐसे लिखी जाती थी और फिर दूसरी पंक्ति ऐसे लिखी जाती थी, बाईं से लेकर के दाईं ओर लिखी जाती थी। ये इसकी लिपि को लिखने का तरीका था। तो इतना तो हमने ज्ञात कर लिया कि इसकी लिपि कैसी थी, लिपि को लिखा कैसे गया, परंतु उसे पढ़ने में अभी तक किसी को सफलता प्राप्त नहीं हुई। मूल चिन्हों की बात करें तो इसके कुल 64 मूल चिन्ह मिले हैं और चित्राक्षर की बात करें तो 250 के आसपास, लगभग 250 चित्राक्षर मिले हैं। तो ये सारे तथ्य अगर कभी कोई डीपली आपसे पूछना चाहेगा तो ये सब पूछ सकता है और आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपको कवर कराया गया है। आगे हम बात करते हैं कालक्रम का निर्धारण, कि भाई कैसे डिसाइड किया गया कि कौन सा समय हम हड़प्पा सभ्यता को देंगे। तो कालक्रम का निर्धारण कैसे हुआ वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात, कालक्रम का निर्धारण रेडियो कार्बन विधि C14 से किया गया। रेडियो कार्बन विधि C14 से किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और सबसे सटीक इसी का माना जाता है। जो रेडियो कार्बन विधि से जो समय निश्चित किया गया, लगभग जो मैंने आपको बताया था वही समय इसका माना भी जाता है। आगे हम बात करें, इतिहासकारों ने भी अपना अपना समय दिया, क्योंकि कई सारे इतिहासकारों ने इसके बारे में पढ़ा तो अपने अपने तथ्य सबने प्रकट किए। तो मार्शल का कहना था लगभग यहाँ पर 3250 है, 3250 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक इसका समय काल इन्होंने माना। मैके की बात करें तो इन्होंने 2800 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व इसका समय माना। डीबी अग्रवाल की बात करें तो 2350 से लेकर के 1750 इन्होंने समय काल अपना बताया। और मार्टिमल व्हीलर ने बताया कि 2500 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व, और यही सबसे सटीक समय भी माना गया। 2500 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व मार्टिमल व्हीलर ने ये दिया था और सबसे सटीक ये समय माना भी गया। आगे हम बात करें तो रेडियो कार्बन विधि के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया। इसको 3 भागों में बांटा गया। रेडियो कार्बन विधि के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया कि पूर्व हड़प्पाई चरण, इसमें इन्होंने बताया कि 3500 से लेकर के 2600 ईसा पूर्व तक का ये समय था। फिर परिपक्व हड़प्पाई चरण, इसमें था कि 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व, जब वो व्यवस्था परिपक्व रूप से मतलब अपना विकास कर रही थी वो समय काल। और एक था उत्तर हड़प्पाई चरण 1900 से लेकर के 1300 ईसा पूर्व, जहाँ वो समाप्ति के दौर पर थी कि धीरे धीरे कर करके फिर वो एक समय ऐसा आया कि जब 1300 के आसपास तक जाते जाते वो बिल्कुल ही समाप्त हो गई। आगे अगर हम बात करें कि इस सभ्यता के साथ साथ और कौन कौन सी सभ्यता आसपास के विश्व में फैली हुई थी, तो इसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसे मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदी के किनारे जितनी भी सभ्यता थी उन सभी की सबसे बड़ी विशेषता जो थी वो ये थी कि ये सारी सभ्यताएं किसी ना किसी नदी के किनारे फली फूली, किसी ना किसी नदी के किनारे फली फूली। तो दजला फरात नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र जो सभ्यता थी वो नील नदी के किनारे, चीन की सभ्यता हांगहो नदी के किनारे, चीन की सभ्यता जो थी हांगहो नदी को किनारे, सिंधु सभ्यता की बात करें ये सिंधु नदी के किनारे, तो इसीलिए तो इसका नाम सिंधु नदी के नाम पर रखा गया, सिंधु सभ्यता। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सी सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली, क्योंकि इसको आपको 4 ऑप्शंस देकर के मैच करने के लिए दिया जा सकता है, तो आप इसको इस तरह से भी याद रखेंगे। आगे अगर हम बात करें अतीत की कि कैसे प्रारंभ हुआ, तो वो देखते हैं 1826 में चार्ल्स मैसन का नाम याद रखिएगा। चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा के विषय में एक लेख के माध्यम से बताया, जो लेख 1842 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो सबसे पहले हड़प्पा नामक शब्द का वर्णन किसने किया, किसने इस नगर के बारे में कुछ एक जानकारी दी, किसे पता था कि हड़प्पा नामक एक शहर है, तो ये सारी चीज़ों के विषय में वर्णन किसने किया, सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने। 1826 में इन्हें पता था, परंतु 1842 में इन्होंने ये अपने एक लेख में प्रकाशित कराया। इन्होंने बताया कि भारत का प्राचीनतम नगर हड़प्पा, इन्होंने हड़प्पा को भारत के प्राचीनतम नगरों में से एक बताया। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में आता है, परंतु जब
हम बात करेंगे पाकिस्तान का भारत से बंटवारा नहीं हुआ था तब तक वो भारत का ही भाग माना जाता था। तो अभी तो ये माना कि पाकिस्तान में है, परंतु जब लेखक ने बताया तो भारत का प्राचीनतम नगर इन्होंने हड़प्पा को बताया था। आगे अगर हम बात करें कि 1853 और 56 की ये बात है, 1853 और 56 की, और ये जो जितनी भी मैं डेट्स आपको बता रही हूँ, जितने भी सन आपको बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1853 और 56 के मध्य की बात है। कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन का कार्य चल रहा था, और आपको पता है कि भारत में 1854-53 के आसपास ही रेलवे लाइन बिछाने का कार्य प्रारंभ हुआ अंग्रेज़ों के द्वारा। तो वही कार्य चल रहा था कि कराची से लाहौर के मध्य में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, और ये कार्य जिनके द्वारा किया जा रहा था, जिनको ये कार्य करने के लिए सौंपा गया था, उनका नाम था जॉन और विलियम। ये दोनों भाई थे, जॉन और विलियम। ये दोनों भाई ये काम कर रहे थे, और इन दोनों भाइयों को क्या कहा जाता है? बर्टन बंधु। बर्टन बंधु के नाम से ये प्रचलित थे, और आज भी इन्हें बर्टन बंधु के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों इस रेलवे लाइन को बिछाने का कार्य कर रहे थे। तो कोई भी रेलवे लाइन बिछाई जाती है तो आप देखते हैं इस तरीके से रेलवे लाइन बिछाई जाती है, उसके बीच में कुछ कुछ सहायता के लिए ईंटें टाइप की लगाई जाती हैं, कुछ चीज़ें लगाई जाती हैं, और फिर लोहे की पट्टियाँ होती हैं, उनमें बीच में कंक्रीट पड़ा होता है। इस तरीके से ये रेलवे लाइन बिछाई जाती है। तो कह रहे हैं कि जब एक समय ऐसा आया कि रेलवे लाइन बिछ रही थी और थोड़ा सामान कम पड़ गया, ईंटों की ज़रूरत पड़ी। ईंटों की जब ज़रूरत पड़ी तो जहाँ पर ये काम चल रहा था, बर्टन बंधु ने सामने एक टीला देखा। इस प्रकार से एक टीला देखा, और उस टीले में ईंटें लगी हुई थी। उस टीले में ईंटें लगी हुई थी, तो बर्टन बंधु के आदेश से इस टीले से ईंटें निकाली गईं। ये टीला कौन सा था? ये हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नगर का टीला था, जो सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा नगर का टीला था ये, जिससे बर्टन बंधु ने कुछ ईंटें निकाली, और उसके बाद में उस सभ्यता के विषय में पता चला। तो ये सारे तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैकग्राउंड हिस्ट्री भी आपको पता होनी चाहिए कि कैसे वो नगर हमें अचानक से कैसे मिल गया। जब कहीं खुदाई की होगी तब तो मिला ना। तो यही कार्य चल रहा था, तो टीले पर से जब ईंटें निकाली गई तब फिर उसके बाद उसके बारे में पता चला कि ये कुछ अलग ही चीज़ थी। इसका नामकरण की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखो इस सभ्यता के 3 नाम दिए गए हैं। कौन कौन से? सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता नाम दिया जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल नाम याद है ना, जिन्होंने आदेश दिया था किसको? दयाराम साहनी जी को। तो उन्होंने सिंधु सभ्यता इसको नाम दिया क्योंकि सिंधु नदी के किनारे थी। फिर क्या हुआ? डॉक्टर रफीक मुगल क्या हुआ कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उसके बाद फिर ऐसा एक समय आया कि सिंधु का तो अधिकतर भाग पाकिस्तान में चला गया। तो भारतीयों ने कहा नहीं, अब इसका नाम हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए। हमारे पास भी तो सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ साक्ष्य हैं, कुछ स्थल हैं, तो हमें भी एक मौका मिलना चाहिए। तो उन्होंने नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता डॉक्टर रफीक मुगल के द्वारा। और हड़प्पा सभ्यता, वर्तमान समय में हम इसे हड़प्पा नाम से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता, पहला नगर जो खोजा गया था वो हड़प्पा ही था सिंधु घाटी सभ्यता का, इसीलिए इसी के नाम पर हम इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। ये था आज का आपका सेशन हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड। सेशन मैंने इसलिए आज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखा है क्योंकि जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपको समझ आनी चाहिए। ये नहीं है कि मैं एक दिन में हड़प्पा सभ्यता 1 घंटे की क्लास लेके ख़त्म कर दूं तो आपको कुछ समझ में भी ना आए, तो ऐसा नहीं है। हम आराम से पढ़ेंगे, कुछ भी अगर चीज़ें रह जाएंगी मैं 1 नहीं 2 नहीं 3 वीडियोज़ बनाऊँगी, लेकिन आपको जितना भी बताऊँगी वो आपको समझ आना चाहिए, बस मेरा इतना ही उद्देश्य रहता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा लोगों को इसे बताइए कि एक चैनल है और लोग इससे जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। इतना प्रयास आप मेरे लिए कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।